नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खाली। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइन। श्रीनगर से आया लव जिहाद का एक और मामला। हिंदू युवती को भगा रहा था विशेष समुदाय का युवक। जनता ने कोतवाली में काटा जमकर हंगामा। मुख्यमंत्री धामी ने किया दून मेडिकल कॉलेज का औचक निरीक्षण, जाना मरीजों का हाल। केदारनाथ में अब तक 10 लाख से अधिक श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। खराब मौसम के बावजूद कम नहीं हुआ यात्रियों का उत्साह। केदारनाथ में सोने के पीतल बन जाने वाले विवाद पर तीर्थ पुरोहित बोले निष्पक्ष जांच हो। मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोट रोड देहरादून स्थित नवनिर्मित सरदार पटेल भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने नवनिर्मित भवन का निरीक्षण कर विभिन्न जानकारी भी प्राप्त की। मुख्यमंत्री ने 112 कंट्रोल रूम पर स्टेट वीडियो सर्विलेंस सेंटर का भी अवलोकन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड पुलिस की ई-बीट ऐप उत्तराखंड के नागरिकों के लिए CEIR सेवा पोर्टल का शुभारंभ भी किया। देहरादून चक्राता के विधायक और उत्तराखंड में पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह की मां रूपा देवी का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, जिनका अंतिम संस्कार मंगलवार को हरिद्वार के खड़खड़ी शमशान घाट पर पूरे विधि विधान के साथ किया गया। अंतिम संस्कार पर कांग्रेस और भाजपा के कई बड़े नेता और गणमान्य लोग मौजूद रहे, जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा, हरिद्वार शहर के विधायक मदन कौशिक समेत कई लोग मौजूद रहे। निश्चित ही एक युग का अंत कहूँगा मैं, क्योंकि गुलाब सिंह जी एक ऐसी शख्सियत थे जो निर्दलीय भी विधायक रहते थे और नेहरू जी ने उनको कांग्रेस ज्वाइन कराया और ये जो चक्राता को एक विशेष दर्जा मिला, इसमें श्री गुलाब सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। और उनकी धर्मपत्नी हैं और बहुत योग्य थी और उन्होंने अपने बच्चों को भी उसी तरीके से, जिस तरीके के संस्कार गुलाब सिंह जी के थे, वही संस्कार अपने बच्चों को दिए। आज उनका देहावसान हुआ है और पूरी कांग्रेस और मैं तो कहूँगा कि पूरा इलाका उससे शोक संतप्त है और हम सब लोग श्रद्धांजलि देने के लिए उनको यहाँ उपस्थित हुए। इस बार बरसात में पहाड़ी इलाकों में सड़क परिवहन में मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। बंद सड़कों को खोलने के लिए जिन ठेकेदारों से जेसीबी हायर की जाती थी, उन्होंने पुराना भुगतान न होने के चलते हाथ खड़े कर दिए हैं। आलम यह है कि विभाग के पास इनको भुगतान करने के लिए पैसा ही नहीं है। जेसीबी मालिकों का कहना है कि अधिकारियों की तनख्वाह तो पहली तारीख को खाते में आ जाती है, लेकिन हमारा लाखों का भुगतान पिछले 2 वर्षों से नहीं हो पाया है, जिससे हमारे सामने भी आर्थिक संकट पैदा हो गया है। वहीं PMGSY के उत्तराखंड प्रभारी RP सिंह ने बताया कि अब शासन से पत्राचार किया जा रहा है और जुलाई तक भुगतान हो पाएगा। पिछले साल में जो जेसीबी चली थी उसके 10 करोड़ के भुगतान जो शासन से हमें नवंबर में प्राप्त हुआ था, उसके अंतर्गत 10 करोड़ के भुगतान कराए गए और शीघ्र ही उसकी अगली किस्त आने की संभावना है और उम्मीद है कि 1 माह के अंतर्गत भुगतान कर दिया। हाँ, शासन को सूचना दे सकते हैं। हमारी मांग थी जी पिछले साल 2021 का भी अभी जेसीबी का भुगतान नहीं हुआ है और 2022 का तो बहुत कम 10% भुगतान हुआ है। तुम लोग आज चीफ साहब से मिले, चीफ साहब ने 1 महीने के अंदर में इस महीने का वादा किया कि हम पेमेंट आपको करवा देंगे और अभी हम लोग आगे जा रहे हैं। हम PWD के HOD साहब से भी मिलेंगे। अभी उन्होंने टाइम दिया हमें 3:30 बजे मिलने का। अभी हम इसके बाद हम उनके पास ही जाएंगे। देखिए, उत्तराखंड में तो एक तरफ सरकार जो है जीरो टॉलरेंस की बात करती है। वो सरकार अभी कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी अपना बयान दिया कि केंद्र सरकार से हम 400-500 करोड़ रुपया PMGSY के लिए आया है, लेकिन हम लोग जो है 2 साल से भटक रहे हैं। PMGSY के पैसे के अपने चक्कर काट रहे हैं, फिर अभी तक हमारे जेसीबी का भुगतान नहीं है। हमारा 10 लाख 9 लाख रुपये भुगतान है और 2019 से 20 और 21 और 22 3-4 साल से लगातार जो है इनका भुगतान नहीं किया गया। इस बार हमने टेंडरों का भी बहिष्कार किया है। जब सरकार के पास पैसा नहीं है तो सरकार मशीनों का टेंडर क्यों आमंत्रित करती है, ये हम सरकार से पूछना चाहते हैं। पौड़ी जिले के श्रीनगर गढ़वाल से हिंदू युवती और विशेष समुदाय के बीच लव जिहाद का मामला प्रकाश में आया है। बताया जा रहा है कि यहाँ मुस्लिम समुदाय का एक युवक हिंदू लड़की को भगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन स्थानीय लोगों को पता चलने के बाद युवती को पहले ही पकड़ लिया गया। वहीं घटना के बाद से यहाँ स्थानीय लोगों में आक्रोश देखने को मिला। श्रीनगर गढ़वाल की व्यापार सभा और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कोतवाली पहुंचकर जमकर हंगामा काटा। स्थानीय लोगों का कहना है कि बड़ी संख्या में बाहर से पहाड़ों की तरफ विशेष समुदाय के लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन उनका सत्यापन नहीं किया जा रहा है। लोगों ने कहा कि अगर इस तरह का मामला फिर संज्ञान में आता है तो उग्र विरोध देखने को मिलेगा। वहीं कोतवाली प्रभारी श्रीनगर का कहना है कि मामले को लेकर किसी तरह की कोई तहरीर परिजनों द्वारा नहीं दी गई है। शांति व्यवस्था खराब न हो, इसकी कोशिश की जा रही है। ये हमारे व्यापारी आए थे, ये शहर के जो जिम्मेदार व्यक्ति थे, कुछ व्यापारी भी आए थे। ये जो आजकल घटनाएं घटती हैं, उनके द्वारा बताया गया कि यदि किसी के साथ कोई भी घटना घटती है तो उसके संबंध में आप तुरंत विधिक कार्रवाई हो।
इसलिए कड़ी कार्रवाई की मांग के लिए ये लोग थाने पर आए। सर कुछ पर्टिकुलर कोई मामला था क्या कुछ ऐसा? नहीं, ये जो आजकल आमतौर पर सोशल मीडिया और उसके माध्यम से जो पोस्टें होती हैं उसी को लेके आए थे। एक आध बिंदु पर इनका चर्चा करनी तो बात कर ली जाइए, बता दीजिए। देखिए, जिस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं ये जो लव जिहाद और हिंदू लड़कियों को बैरगला करके फुसला करके इस प्रकार की घटनाएं जो उत्तराखंड में बढ़ी हैं, उसी प्रकार की घटना श्रीनगर में हुई। अभी 3 दिन पहले जो एक लड़की को मुसलमान लड़का जो कि जिसका बाप की यहाँ पे अचार बेचता था और उस लड़के ने बहला फुसला करके वो भगाने की पूरी तैयारी कर दी थी उस लड़की को। वो तो अचानक खबर लग गई कि वो लड़की जो है यहाँ से वो भगाने वाला है। और हो क्या रहा है, ये लोग भगा के ले जा रहे हैं, इनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं हिंदू लड़कियों का। और फिर बाद में क्या हो रहा कि आ करके उनकी 300 टुकड़े करके और सूटकेस में बंद होकर के आ रहे हैं। ये उनके सारे ऑर्गन्स बेच रहे हैं और ऑर्गन्स बेचने के बाद जो है उनको टुकड़े करके ये यहाँ उनका उनसे कोई संबंध नहीं है इस प्रकार का प्यार का, लेकिन वो इस प्रकार से उनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं। और श्रीनगर में 2-4 लोग इस प्रकार के हैं जो इस काम को बहुत तेज़ी से कर रहे हैं, जिसको हमने अभी कोतवाल साहब को कह दिया कि इस पे जो है सख्ती से करें, नहीं तो आइंदा दूसरी बार हम थाने पे बातचीत करने नहीं आएंगे, हम सीधे फिर उग्र आंदोलन के रूप में इसको लेंगे। तो हमने निवेदन किया है कि आप इस प्रकार के लोगों को और इस प्रकार की घटनाओं को और धर्मांतरण वाली जो यहाँ पे जो बात हो रही, नीचे से जो ट्रक आ रहे हैं उन ट्रकों में जो है 10-10, 20-20 वहाँ से आ रहे हैं, वापस नहीं जा रहे, कहाँ हैं वो, किस गाँव के अंदर फैले हुए हैं, इन सब चीज़ों की जो है जाँच करें। इस बात के लिए हमने यहाँ कोतवाली में निवेदन किया है। पर लक्सर से है, जहां लक्सर पुलिस ने जबरन धर्म परिवर्तन के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि युवक के द्वारा एक युवती को बहला फुसला कर कई बार युवती से दुष्कर्म किया गया और फिर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जा रहा था। 4 दिन पहले जब युवती ने इसकी शिकायत हिंदू संगठनों से की तो फिर हिंदू संगठनों ने कोतवाली में युवक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवाया, जिसके बाद से युवक फरार चल रहा था और पुलिस ने भी आरोपी युवक की तलाश शुरू कर दी थी और मुखबिर की सूचना पर आरोपी शेर अली मख्याली को रेलवे स्टेशन से धर दबोचा है। और खबर नैनीताल जिले के कालाढूंगी से है, जहां पूर्व प्रदेश प्रशिक्षण प्रमुख भारतीय जनता पार्टी मनोज पाठक के नेतृत्व में कालाढूंगी विधानसभा के दर्जनों लोगों के घर घर जाकर बीजेपी ने महा जनसंपर्क अभियान चलाया। उसी के तहत मंगलवार को कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम कमोला में देश के लिए सेवा कर चुके परिवार के घर जाकर बीजेपी का झंडा फहराया गया। साथ ही देश की सेवा कर चुके कमोला गाँव और सभा के सम्मानित सैनिक परिवारों को केंद्र सरकार की उपलब्धियों की पुस्तक भेंट की और उसके बाद उन्हें सम्मानित किया गया। महासंपर्क अभियान जो भारतीय जनता पार्टी का 20 तारीख से 30 तारीख तक घर घर जाकर के मोदी जी की उपलब्धियों को 9 वर्ष पूरे होने पर, सरकार को 9 वर्ष पूरे होने पर जिस तरह से हम चल रहे हैं, आज मुझे लगता है सैन्य परिवारों में ही हमारा प्रातःकालीन से चलना हुआ है। कर्नल पूरन बिस जी, कर्नल हमारे महेंद्र सिंह अधिकारी जी, और मेरा सौभाग्य है इस परिवार में मेजर जनरल हमारे BS बिस जी और उनके सुपुत्र पृथ्वीराज जी, उदयराज जी, दोनों कर्नल की भूमिका में रहे हैं। पूरा परिवार उनके यहाँ हमारा आना हुआ और आने के साथ साथ हमने 9090902024 पर मिस कॉल करवा के मोदी जी के लिए समर्थन मांगा है, भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के लिए समर्थन मांगा है और सहजता से हमें पूरे सहर्ष जो है उन्होंने आश्वासन दिया कि भारत देश को आगे बढ़ाने के लिए जिस तरह से मोदी जी लगे हैं, हम सब भरपूर रूप से पूरे अपने इष्ट मित्र परिवार के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ और मोदी जी के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं, ऐसा आश्वासन उनसे मिला। अब खबर टिहरी गढ़वाल के धनौल्टी से है, जहां धनौल्टी तहसील के अंतर्गत जौनपुर ब्लॉक मुख्यालय थत्यूड़ में मंगलवार को अलमस बैंड के पास एक कार और स्कूटी की आपस में टक्कर हो गई, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। सूचना पाकर थाना थत्यूड़ से फोर्स घटना अलमस बैंड के पास पहुंच, जिसके बाद स्कूटी सवार दोनों युवकों को 108 के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थत्यूड़ प्राथमिक उपचार के लिए रवाना किया गया, जिनको चिकित्सकों द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद 108 के माध्यम से हायर सेंटर देहरादून रेफर कर दिया गया है। वहीं लोगों का कहना है कि ये मोड़ डेंजर जोन बना हुआ है, इसके चलते यहाँ पर कई बार दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। खबर पौड़ी से है, जहां ईड़ा नौगांव से भैरवखाल सोंटी की तरफ जा रहा बुलेरो पिकअप वाहन खाई में पलट गया। वाहन में सवार एक परिवार के 10 लोग घायल हो गए। घायलों को आनंद फानंद में परिजनों द्वारा निजी वाहन से चाकी सेंट चिकित्सालय ले जाया गया, जहां से घटना में गंभीर रूप से घायल 5 लोगों को जिला चिकित्सालय पौड़ी रेफर कर दिया गया। घायलों के साथ पौड़ी पहुंचे दिनेश और दरमान सिंह ने बताया कि गाँव में पूजा के चलते परिवार के लोग इकट्ठा हुए थे। वहीं जिला चिकित्सालय के चिकित्सक डॉक्टर अमरीश ने बताया कि इनमें से 2 मरीजों की स्थिति को देखते हुए उन्हें आगे रेफर कर दिया गया है। वहीं 3 लोगों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। करीबन 10 के आसपास हो गई है, महादेव माजर के आसपास होने का एक्सीडेंट है। 5 लोग थे, जिसमें से एक छोटा बच्चा है, बाकी 4 लोग और एक लड़की है 17 साल की। तो इसमें से जो एक लड़की है उसकी तो ब्रेस्ट इंजरी होती है,
उल्टे हाथ में, उसी के बाद उसको पेशेंट को रेफर करना पड़ेगा, क्योंकि क्रश इंजरी है तो उसमें प्लास्टिक सर्जरी करनी चाहिए हमें। और जो कोई पेशेंट है मेल, उस पेशेंट के सर में चोट लगी हुई है, उसमें फ्रैक्चर तो है हल्का फुल्का, तो उसके हम लोग न्यूरो सर्जरी ओपन हम लोग पेशेंट को आगे भेजेंगे, दोनों पेशेंट को रिस्क जाएंगे। और बाकी जो हमारे 2 पेशेंट हैं उनका छोटी मोटी माइनर इंजरी है, उनको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और जो छोटा बच्चा है उसकी कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक है, हल्की सी चोट है। बाकी 2 पेशेंट भी गया नहीं है, फिलहाल यही है प्रेजेंट, लेकिन सबको हमने 2 पेशेंट रेफरेंस उन्होंने बता दिया कि आपको दोनों पेशेंट को आगे ले जाना पड़ेगा इस केस के लिए। बाकी सब ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक है। अब खबर बागेश्वर जिले के गरुड़ से है, जहां उप जिलाधिकारी राजकुमार पांडे ने आपदा के दृष्टिगत सभी कर्मचारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने तहसील कार्यालय में स्थित अपना कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया, साथ ही आपदा कंट्रोल रूम में नियुक्त कर्मचारियों को जनता की समस्याओं का तत्काल समाधान करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र की जनता से आपदा के दौरान सावधान रहने की अपील की, बरसाती नालों और नदियों से दूर रहने की भी अपील की, साथ ही किसी भी अनहोनी की सूचना आपदा कंट्रोल रूम के नंबर पर संपर्क करने की अपील की। 23 का अलर्ट है और जिसमें पर्वतीय जनपदों में बारिश की संभावना जताई गई है, जिसमें थंडर स्टॉर्म भी है और आंधी भी चल सकती है। तो इसके संबंध में चेतावनी जारी की गई है। तो इस संबंध में मेरा यही कहना है कि सभी लोग अलर्ट रहें और अगर कोई घटना घटित होती है तो उसकी सूचना कंट्रोल रूम को दें। कंट्रोल रूम हमारा सक्रिय है और जिसका नंबर है 7088802332 और दूसरा नंबर नोट कर लें 7456917292 और लैंडलाइन नंबर है 05963250803। मैं ये कहना चाहता हूँ आपदा के अलर्ट के समय सतर्क रहें और अगर बारिश होती है पेड़ के नीचे ना खड़े हों, क्योंकि पेड़ों के गिरने की संभावना होती है। थंडर स्टॉर्म भी हो सकता है, बिजली कड़कती है तो गिर भी सकती है, तो इसलिए उस समय सुरक्षित जगह पे रहें और अनावश्यक बाहर न निकलें। लक्सर के पुरकाजी मार्ग पर एक निजी फैक्ट्री के पूर्व कर्मचारियों द्वारा अब औद्योगिक प्रबंधन के खिलाफ अपने बीवी बच्चों के साथ सड़कों पर उतरकर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। दरअसल 97 दिन से लगभग 300 कर्मचारी क्षेत्र की एक निजी फैक्ट्री के पूर्व कर्मचारी की नौकरी पर वापस किए जाने के संबंध में हड़ताल कर रहे हैं। पूर्व कर्मचारियों का आरोप है कि इतना वक्त गुजर जाने के बाद भी प्रबंधन का कोई नुमाइंदा उनकी सूद लेने के तैयार नहीं है, जिस कारण पूर्व कर्मचारियों द्वारा अब अपने परिवार सहित सड़कों पर उतरकर आंदोलन का बिगुल फूंक दिया गया है। इसके अलावा शीघ्र प्रबंधन का पुतला दहन कर आंदोलन को एक बड़ा रूप दिया जाएगा। अल्टीमेट ये रहेगा, हम तो आज तक धरना अपना शांतिपूर्ण तरीके से चला रहे थे, मगर अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा कि हमें सड़कों पर ना उतरना पड़ जा। अपने बीवी बच्चों को लेकर सड़कों पर भी हम उतरना पड़ सकता है, क्योंकि अपने अधिकार के लिए हर आदमी लड़ाई लड़ता है और हम अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। किसी को परेशान नहीं किया, किसी को महसूस नहीं है होने दिया कि भाई यहाँ से कोई दिक्कत वाली बात हो रही है। मगर हमें ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं प्रबंधक को कोई संदेह, पता नहीं, इस बात का कुछ खुलासा नहीं हो रहा कि किसी को तो वो भेजता है, हाँ हमारे पास भेजता बात करने के लिए, वार्ता करने के लिए। भाई हम भी बच्चे हैं उनके, ऐसे तो है नहीं कि हम उनके साथ कोई लड़ाई लड़ रहे हैं या व्यक्तिगत कोई लड़ाई है हमारी। ये हमारा अधिकार है और हम अपने अधिकार को लेकर रहेंगे। आज 97 दिन हो गए, शासन प्रशासन में भी सबको पता है कि भाई वहाँ धरना चल रहा, पर कोई हमारी रुध सुध लेने के लिए नहीं आ रहा। एक दिन माननीय सांसद जी आए, चैंपियन साहब आए, उन्होंने बात रखी, उनसे भी मिलने के लिए तैयार नहीं है फैक्ट्री प्रबंधन। पता नहीं कौन सी तानाशाही में जी रहे हैं या मगरूर हैं, क्या इनका हमने बिगाड़ा। अगर ऐसा ही लगता तो यहाँ आकर वार्ता करो हमारे बीच में। ठीक है जी, धन्यवाद आप लोगों का। आप ही लोग हमारी शक्ति हो। पत्रकार बंधुओं से हमारी गुजारिश है कि हमारी बात ऊपर तक पहुँचाएं। तैयारी जो है, हम शांतिपूर्वक अपना धरना चला रहे थे। हमारे जो है काफ़ी व्यक्ति यहाँ से भूख हड़ताल पर भी बैठे हैं, बराबर भूख हड़ताल चल रही है और मैनेजमेंट आने के लिए तैयार नहीं। विधायक साहब भी बहुत प्रयास कर चुके हैं, मंत्री जी भी आए। ऐसा क्या हो गया जो मतलब मैनेजमेंट उनसे भी बात करने के लिए तैयार नहीं। अगर कोई हमारी गलती है या कोई ऐसी बात है तो आगे बात तो करें। मैनेजमेंट सीधा जो हमारे नेताजी हैं उनसे बैठ कर बात करें। और अभी तो हम शांतिपूर्वक अपना धरना चला रहे थे, जल्दी हमें कोई और ठोस कदम उठाना पड़ेगा। हमें भूख हड़ताल तो चाहिए, चल ही रहा है, आमरण अनशन पर भी बैठना पड़ेगा और ये हमारी लड़ाई है, इसमें हम पीछे तो हटेंगे नहीं। और लगभग करीब 100 दिन होने के आसपास है। अभी 2-3 दिन के अंदर ही हम इनका पुतला दहन भी करेंगे और मैनेजमेंट के खिलाफ हम कोई ना कोई ऐसा कदम भी उठाएंगे कि इन्हें मजबूर हो जाएंगे, इन्हें हमारे पास में आना ही पड़ेगा। ऐसी हमारे पास में हमारी सरकार है, इसने इतना बड़ा कुछ कर दिया, नकल विरोधी यहाँ से निकाल कर
उखाड़ के फेंक दिया। आज जो छात्र अपने में सक्षम है वही नौकरी करेगा, कोई नकल या कोई पैसा ऐसा सब चीज उखाड़ के फेंक दी, तो इनकी मनमानी हमारी सरकार नहीं चलने देगी। और सरकार पर हमें पूरा विश्वास है। और यहाँ पर जो है हम जितने भी बंदे व्यक्ति बैठे हैं यहाँ लगभग 20-30 किलोमीटर के दायरे के ही हैं। सबसे पहला अधिकार तो हमारा ही बैठता है, क्योंकि हमारी जमीन है, हमने इसे अपने खून पसीने से सींचा है। और ऐसा नहीं हो सकता कि बाहर के व्यक्ति को ये रख लेंगे, या मतलब ऐसा भी, और इन्हें आवश्यकता भी है। और हम जितने भी व्यक्ति हैं सब कंप्लीट हैं, मतलब पहले खून पसीने से अपना समय दे रखा है। और सारे ही जितने भी हैं व्यक्ति, हम यहाँ पर जितने भी बंदे हैं अपने में सक्षम है, जिस कार्य पे छोड़ेंगे उसे पूरा करेंगे। और सबको इस चीज़ की नॉलेज भी है। और हमारी तो यही गुजारिश है कि हम आए और वार्ता करें, और जैसे भी इस का समाधान हो सके उसका समाधान करें। अब खबर रामनगर से है, जहां सोमवार की देर रात ट्रेन की चपेट में आकर एक होमगार्ड की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। वहीं घटना के संबंध में जानकारी देते हुए कोतवाली के एसएसआई अनीस अहमद ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि रामनगर रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर ट्रेन की पटरी पर एक व्यक्ति का कटा हुआ शव था। सूचना के बाद कोतवाली पुलिस और जीआरपी पुलिस चौकी मौके पर पहुंची और उन्होंने शव की शिनाख्त की। तो मृतक की शिनाख्त धर्मपाल निवासी ग्राम चिल्किया के रूप में हुई, जो कि नैनीताल स्थित मल्लीताल कोतवाली में होमगार्ड के पद पर तैनात था और आजकल छुट्टियों में घर आया हुआ था। अब पुलिस घटना की जांच में जुट गई। सूचना मिली थी कि रेलवे ट्रैक पर एक शव मिला है, तो मौके पर पुलिस ने आके इस शव को कब्जे में लिया है। इसकी पहचान धर्मपाल निवासी चिल्किया के रूप में हुई है और ज्ञात हुआ है कि ये होमगार्ड में तैनात है जवान। तो अभी शव को कब्जे में ले लिया है, पंचायतनामे और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। अब खबर चंपावत के बनबसा से है, जहां एक तरफ उच्च न्यायालय के आदेश पर पूरे प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता सप्ताह मनाया गया। वहीं नगर पंचायत बनबसा द्वारा कूड़े के डंपिंग जोन में आग लगाकर स्वच्छता सप्ताह के नाम पर धब्बा लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि मिली जानकारी के मुताबिक नगर पंचायत बनबसा में लगातार 3 दिनों से कूड़े के ढेर में आग लग रही है, जहाँ से जहरीला धुआं निकलने के कारण आसपास के लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। जब मीडिया द्वारा डंपिंग जोन पर लगी आग के बारे में नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी से प्रश्न पूछा गया, तो अधिशासी अधिकारी द्वारा गोलमोल घुमाते हुए जवाब दिया गया। हमारे द्वारा स्वच्छता रैलियाँ निकाली जा रही हैं, रास्तों की सफाई की जा रही है, नालियों की सफाई की जा रही है और जनता को जागरूक किया जा रहा है। देखिए, हम लोग बराबर नियंत्रण में किए रहते हैं, उसको देखते रहते हैं। पानी का टैंकर हमारे पास तैयार रहता है। जब भी आग लगी दिखती है या जैसे हमको जानकारी होती है, हम तुरंत टैंकर करके आग को बुझा देते हैं। कुछ अराजक तत्वों द्वारा वहाँ पर आग लगा दी जाती है, जिसकी निगरानी हम लोग बार बार किए रहते हैं। जैसे आग की हमको सूचना प्राप्त होती है, जैसे दिखाई देती है, हम तुरंत पानी का टैंकर लेके आग बुझा देते हैं। अभी मैं खुद मुआयना करके आया, कोई ना के बराबर आग वहाँ पर लगी है। तभी हल्का फुल्का धुआं निकल रहा था, अभी पानी का टैंकर वहाँ इस द्वारा भिजवा दिया गया है, आग बुझा दी जा रही है। अब खबर रामनगर से है, जहां एक तरफ अवैध खनन को लेकर लगातार वन विभाग और वन निगम चर्चाओं में रहता है, वहीं खनन माफियाओं द्वारा वन कर्मचारियों के साथ मारपीट भी आम बात हो गई है। लकड़ी तस्कर भी खुलेआम जहां एक और जंगलों में पेड़ काटकर ले जा रहे हैं, वहीं रोकने पर तस्कर कर्मचारियों को ही अपना निशाना बना रहे हैं। तराई पश्चिमी वन प्रभाग की ज्वाला वन बीट क्षेत्र में लकड़ी तस्करों ने वन निगम कर्मचारियों और तराई पश्चिमी वन विभाग के बीट वॉचर के साथ मारपीट की। और इतना ही नहीं, लकड़ी तस्कर लकड़ी से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली जबरन लूट कर ले गए। डीएफओ ने बताया कि वन विभाग द्वारा इस संबंध में पुलिस को तहरीर दी गई है, लेकिन निगम द्वारा अभी तक आरोपियों के खिलाफ न तो कोई तहरीर दी गई है, न ही कोई मामला दर्ज किया गया है, जिससे मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। ज्वालावन में जो वन निगम की लॉट चल रही है, लॉट नंबर 5 है, जिसमें कि यूकलिप्टिस का पातन हो रहा था। तो उस वाली लॉट पे कल रात में सूचना मिली कि कुछ लोग जो है आसपास के गाँव के कुछ लोग इकट्ठे हुए और वन निगम की लॉट से जो उन्होंने इकट्ठा करके रखी हुई थी लकड़ी और उसको सुबह निकासी होनी थी जिसकी, वो उसमें से एक ट्रैक्टर ट्रॉली को लेकर के गए और वन निगम के स्टाफ के साथ मारपीट की और उनके साथ गाली गलौज अभद्र व्यवहार किया। तभी हमारे फॉरेस्ट की टीम को उनके द्वारा सूचना दी गई, तो फॉरेस्ट की टीम पहुंची, तो उन्होंने उनको रोकने की कोशिश की और तो उनके साथ भी झगड़ा हुआ हमारे स्टाफ के साथ में। तो उनमें से हमारे स्टाफ ने उनके पास जो बंदूक थी, एक बंदूक छीन ली और वो बंदूक फिर बाद में उसके बाद पुलिस को 112 में भी सूचना दी गई। पुलिस आई तो उसके बाद वो बंदूक उन्होंने पुलिस को सौंप दी। और इस बीच में ऐसा भी हो रहा है कि ये लगातार ये इस तरह के चल रहा है कि ये वन निगम की लॉटों से बार बार वो जो कटे हुए माल को जो है ये लोग ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और इनको पहले भी पूर्व में भी वन निगम को बताया गया कि आप इसमें इनके खिलाफ बाय नेम तहरीर दें थाने में, लेकिन इनके द्वारा कोई इस तरह की तहरीर नहीं दी गई है। इनकी जो ऐसा लगता है कि ये लोग इस मामले को ज़बरदस्ती लंबा खींच रहे हैं। वन निगम वालों को तत्काल इसको करना चाहिए था कि तहरीर दे करके अपना जो माल कटा हुआ पड़ा उसको किनारे पड़ा हुआ उसको उठा के ले जाते, लेकिन अभी तक वो उनके द्वारा इस तरह की कार्रवाई नहीं की गई है।
हमारे द्वारा जब हमारे स्टाफ द्वारा कल जब रात की जो घटना हुई उसके बारे में एक तहरीर यहाँ थाने में दी गई है। इससे पूर्व भी 2 तहरीर हमारे द्वारा जो 2 तहरीर अलग अलग लोगों के विरुद्ध नामजद तहरीर यहाँ पर दी गई है हमारे द्वारा वन विभाग के स्टाफ के द्वारा। अभी तक की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। तब तक के लिए नमस्कार।